नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज 8वें दौर की बातचीत हुई सरकार और किसान नेताओं के बीच में, लेकिन आज की बातचीत भी बेनतीजा रही क्योंकि तीनों कृषि बिल वापस ले सरकार, इससे कम पर किसान मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए सरकार राजी नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। फिर वही ढाक के 3 बात। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के अड़ियल रुख की वजह से किसानों और सरकार की बातचीत 2.5 घंटे भी नहीं चली। किसान कृषि कानूनों को हटाने की मांग पर अड़े थे तो सरकार उन्हें लागू करने पर अड़ी थी। नतीजा फिर मैच टाई हो गया। मीटिंग में कोई नहीं निकला, मीटिंग बेसट्टा जी। सरकार ने कह दिया कि अपने मंत्री ने कह दिया, खेतीबाड़ी मंत्री ने, कि कोई भी जिहड़ा वा वो कानून वापस नहीं होंगे क्योंकि देश के लोग कानून को साथ में है, कानून को अच्छा बोल रहे हैं। कानून वापस नहीं होंगे, असि क्या ही कानून वापस कराएंगे। गल और डडलाक जारी है। क्या आपको बताएंगे, कुछ भी नहीं। सरकार ने क्या कहा है? सरकार तो कहती है भी रिपील नहीं होती। अच्छा, रिपील नहीं होता तो फिर बुलाया क्या उनको? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि रिपील कराएंगे। अगर ये रिपील नहीं होंगे तो फिर हमको बताते, बुलाया दीजिएगा। किसानों ने आज सरकार से 2 टूक में पूछ लिया कि आप मामले का हल निकालना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो हमें लिख कर दे दीजिए। किसानों ने साफ कर दिया कि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। निपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ। कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला ये कानूनी है क्या गैर के नाम में, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है। किसान संगठनों ने आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता के बयानों पर एतराज जताया, साथ ही सरकार को जिद छोड़ने की नसीहत भी दी। मीटिंग में सरकार के पक्ष से कहा गया कि जब ऐसा ही गतिरोध बना रहेगा तो बेहतर है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही, और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। सरकार ने बैठक के दौरान किसानों को ऑफर दिया कि अगर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के अलावा उनके पास कोई ऑफर है तो उस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसान नहीं माने। इसके बावजूद सरकार को उम्मीद है कि अगली बातचीत में इस मामले का हल जरूर निकलेगा। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत के 8 दौर में सिर्फ 6ठे दौर में कुछ नतीजा आया था, जिसमें सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली थी। उसके बाद से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। अब किसानों के साथ सरकार की अगली बातचीत 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। सवाल ये है कि क्या उस बातचीत में समाधान निकलेगा या फिर किसानों को मिलेगी एक और तारीख। सबसे कम देर तक बैठक चली क्योंकि सरकार ने आते ही साफ कर दिया था कि हमको पूरे देश का सोचना है, कुछ लोगों का नहीं सोचना है, क्योंकि बाकी जगह पर लोग चाहते हैं ये कानून रहे और इस कानून का फायदा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों पर आप चर्चा करें। किसानों को साफ तौर से अपील की, लेकिन किसानों ने आज बैठक में मौन व्रत भी धारण किया और उन्होंने आज लंगर भी नहीं खाया। किसानों ने मीटिंग में सरकार के सामने नाराजगी व्यक्त करने की कोशिश की कि अगर इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, अगर आप कानूनों को वापस नहीं लेंगे। अब अगली बैठक 15 जनवरी को बुलाई गई है। सरकार ने फिर कहा है कि हम चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो और किसान इस बिल पर चर्चा करें। कैमरामैन अशोक बहनोट के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बातचीत कहां पहुंची और कहां पर अटकी, आइए आपको जरा समझाते हैं आज की बैठक में क्या हुआ।
बैठक में कृषि कानून वापसी की मांग पर किसान अड़े रहे। शुरू में ही लग गया था कि मामला आज भी सुलझने वाला नहीं है। सरकार बोली हम संशोधन के लिए तैयार हैं। किसान क्या कह रहे हैं? कानून वापस लीजिए, कानून वापसी से कम में हमें मंजूर नहीं है। सरकार बोली कोई और विकल्प हो तो आप ही सुझाइए, सरकार अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो बेहतर है, ऐसा कह रहे थे। और यही बड़ी नई बात है। अब सरकार अगला दांव जो खेल रही है उसमें वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में किसान जाए और सुप्रीम कोर्ट जो भी इन बिलों पर कहेगा वही मान्य होगा। किसान बोले लड़ाई जारी रहेगी, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। यानी आज की इस पूरी बैठक में अगर कोई नया बदलाव है तो बस इतना है, और बड़ी बात है ये, क्योंकि सरकार खुद ही कहने लगी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और कोर्ट में जाकर कोर्ट जो भी कहे उसी को सबको मान्य करना पड़ेगा। लेकिन किसानों ने इससे साफ इनकार कर दिया। राकेश टिकैत बोले मई 2024 तक यहीं पर अब हम बैठेंगे, यानी अगले चुनाव तक अब हम यहीं पर डटे रहेंगे। यानी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि आज सरकार की तरफ से बड़ी उम्मीद थी, उन्हें लग रहा था कि 8वें दौर की इस बातचीत पे मामला सुलझ जाएगा, लेकिन इधर किसानों का रुख तो पहले से साफ था। आज सुबह की ही उनकी बात सुन लीजिए, बिल्कुल साफ था, लग नहीं रहा था कि बात बनेगी। कल ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी ताकत दिखाने के बाद आंदोलनकारी किसान एक बार फिर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की टेबल पर आए। विज्ञान भवन में 2:45 बजे किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई। सरकार की तरफ से एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। लेकिन बातचीत शुरू में ही वहीं अटक गई जहां पहले अटकी थी। किसान कृषि कानूनों की अपनी मांग पर अड़ गए। सरकार से साफ कहा कि पहले इन तीनों कानूनों को हटाएं, फिर आगे बात हो। सरकार ने कहा कि वो कृषि कानून वापस नहीं ले सकती। अगर किसानों की कोई उचित और तार्किक मांग है तो सरकार कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। किसानों ने कहा कि कानून वापसी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच में बात बनते बनते बिगड़ जाती है और इसीलिए आज 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब अगले दौर की बातचीत 15 तारीख को होगी। दोनों पक्ष ये उम्मीद जता रहे हैं कि अगली बैठक में समाधान निकल जाएगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बैठक की शुरुआत में ही दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़ गए। इसकी बानगी तो पहले ही मिल गई थी। सरकार की किसानों के साथ 8वें दौर की इस बातचीत से पहले ही किसानों के रुख का ट्रेलर मिल गया था। किसानों ने साफ कर दिया था कि वो अपनी दोनों मांगों से पीछे हटने वाले नहीं। उसमें हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। वहां भी हमने कहा कि उस पर अब कोई हम चर्चा करना नहीं चाहते, किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं है। आप तो तीनों काले कानून हमारे पक्ष में नहीं है, उसमें कोई भी सेक्शन हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए आप उनको रद्द करें। किसान कानून में बदलाव चाहता है, पूर्ण रूप से इसको खत्म करवाना चाहता है, तो हम पूरा एक प्रपोजल लेकर हम आएंगे। तो क्या लेकर आते हैं आज देखते हैं। उसको आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता भी है? बीच का हमारी तरफ से कोई रास्ता बीच का नहीं है। ये सरकार लाना चाहती होगी कुछ, लेकिन हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हमारी तरफ से ये है कि बिल्लू को रिफिल करो, बिल्लू को खत्म करो, एमएसपी पे कानून बनाओ। हमारी तरफ से पूर्ण रूप से। इस बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर जाकर मुलाकात की। बैठक करीब 1 घंटे तक चली। उसके बाद गोयल और तोमर विज्ञान भवन पहुंच गए। सरकार ने उम्मीद जताई कि किसानों से बातचीत बहुत सार्थक होने वाली है। ऐसा है कि हम तो 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं और भारत सरकार है वो किसानों की उस हर समस्या का समाधान करना चाहती है। और जो ये सुधार किए गए हैं, कृषि सुधार कानून है, इसके अंदर किसानों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और अब जो किसान यूनियन के नेता हैं उनसे हमारा आग्रह है कि 2 कदम आप भी आगे बढ़ें। और आज मैं पूरा विश्वास है कि वो जरूर इस बात का विचार करेंगे। इधर किसान बस में बैठकर एक बार फिर विज्ञान भवन के लिए रवाना हुए। इरादे साफ थे कि जो करना है सरकार को करना है। उन्होंने तो तय कर रखा है कि उन्हें क्या करना है। पिछले 8 दौर की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में जो किसानों की तरफ से अपनी बातें रखी गई थी, उन बातों में किसी भी तरीके का हल नहीं निकला है। ऐसे में आज किसान नेता
इस बस के जरिए यहाँ से सीधे विज्ञान भवन के लिए जा रहे हैं। पहले दिन से ही सरकार बोल रही है कि हम कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शुरू से ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इन कानून को रिपील करने का फैसला करें, ताजो ये जो हमारी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है उसको फिलअप करें रिपील करने के लिए। इसलिए हमने ये सरकार को बहुत क्लियर कट डे 1 से बोला हुआ है, इसलिए हम कोई नई चीज नहीं उठा रहे। उन्होंने क्यों बनाया ये गलत? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियां उड़ाई है और फिर उसको वापस लेने को तैयार नहीं। अब जो आ रहा है प्रेस में जो राज्यों पे छोड़ रही है, तो राज्यों को छोड़ने की बजाय उसको रद्द करें। राज्यों को बोले कि आपका अधिकार है, आप बनाना चाहें तो बना लें। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है। किसानों की सरकार के प्रतिनिधियों से 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान अब आर या पार के मूड में है। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड करने की चेतावनी दी है, जिसका ट्रेलर किसानों ने कल दिखाया था। जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। आज एक और बात नहीं थी, आज मध्यस्थता की भी पेशकश हुई, जिसमें नानकसर गुरुद्वारे के जो बाबा लखा सिंह हैं, उन्होंने जो प्रमुख है वहां के बाबा लखा सिंह, उन्होंने ये कहा कि वो किसानों के बिहाफ पर सरकार से मध्यस्थता करना चाहते हैं, कोशिश एक पहल करना चाहते हैं ताकि बातचीत से हल निकले। वो कृषि मंत्री से मिले भी, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया हमें किसी और की मध्यस्थता मंजूर नहीं है, सम्मान है उनके लिए लेकिन मध्यस्थता नहीं, और इसी वजह से वो मिले जरूर लेकिन बात नहीं बनी। किसान अपनी मांगों पर कायम, सरकार अपने स्टैंड पर खड़ी। समस्या जहां थी वहीं खड़ी, तो आखिर इसका समाधान कैसे हो? इस सवाल के जवाब के लिए आगे आए नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख बाबा लखा सिंह। उन्होंने सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता की शुरुआत कर दी। बाबा लखा सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। किसानों से बातचीत से पहले बाबा लखा सिंह और नरेंद्र तोमर की मुलाकात की खबरें मीडिया की सुर्खियों में छा गईं। खबर आई कि बाबा लखा सिंह ने किसानों की समस्याएं कृषि मंत्री के सामने उठाई और दोनों पक्षों में समझौता कराने की पेशकश की। अब बाबा की मध्यस्थता की पहल का क्या अंजाम हुआ, हम इसे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन है बाबा लखा सिंह। बाबा लखा सिंह नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख हैं। गुरुद्वारा नानकसर लुधियाना से 50 किलोमीटर दूर है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में नानकसर गुरुद्वारे हैं। सभी गुरुद्वारों की प्रबंध कमेटी के प्रमुख हैं बाबा लखा सिंह। बाबा लखा सिंह का सिख समुदाय में काफी सम्मान है। बाबा लखा सिंह नानकसर संप्रदाय के 3 मुखियों में से एक मुखी बाबा लखा सिंह है। देश विदेश में बाबा लखा सिंह के हजारों श्रद्धालु हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा लखा सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कई कदम आगे बढ़ चुकी है, अब किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए। यही सोच रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी जो बातचीत चलती रहे, कुछ उनको भी विनय करेंगे और कुछ मंत्री साहब से विनय करेंगे और सरकार से कोई ना कोई हल किसी तरफ से निकल पाए। आपको लग रहा है बातचीत से ही हल निकलेगा? हल तो बातचीत से निकलेगा। अगर बातचीत खत्म हो जाए तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। बाबा लखा सिंह और नरेंद्र तोमर की मुलाकात आंदोलनकारी किसानों को रास नहीं आई। किसानों ने साफ कह दिया कि किसी तरह की मध्यस्थता किसान स्वीकार नहीं करेंगे। मध्यस्थता मंजूर नहीं है। नो, कोई मंजूर नहीं है किसी का भी कुछ भी। अगर कोई भी करे तो रिपील करने के अलावा और एमएसपी और कानून के अलावा हमको और कोई मंजूर चीजें है नहीं। ये एक बार नहीं 10 बार बोल दिया, हर मीटिंग में बोलते हैं, पिछली मीटिंग में स्पष्ट हो गया। कृषि मंत्री और बाबा लखा सिंह की इस मुलाकात को किसानों ने इस रूप में लिया कि सरकार उनके बीच फूट डलवाना चाहती है। किसानों ने साफ कहा कि बाबा लखा सिंह के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है, लेकिन यह आंदोलन किसानों का है, फैसले भी वही लेंगे। बाबा लखा सिंह जी नानकसर संप्रदाय सत्कार करते हैं हम उसको कल 2 घंटे डिबेट किए एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी, क्योंकि फुट डालना चाहती है सरकार। हमारे से जो सत्कार योग हमारी शख्सियत हैं उनको कल बुलाकर मध्यस्थता करानी चाहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। हम उसका सत्कार करते हो गल लग गए। बाबा लखा सिंह ने किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। किसानों और सरकार के बीच बातचीत एक बार फिर नाकाम रही। अब 15 जनवरी को फिर होगी बातचीत, इंतजार कीजिए तब तक। झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।
तो देखा आपने, बाबा लखा सिंह की कोशिशें भी नाकाम रहीं। दरअसल ऐसे आंदोलनों में अक्सर होता है, सरकार और जो अग्रीव पार्टी है, जो भी आंदोलन पर बैठा है, उनके बीच कोई ना कोई ऐसा धार्मिक नेता, कोई गुरु, कोई आकर बातचीत करने की कोशिश करता है। कुछ इसी अंदाज में आए थे जो प्रमुख है गुरुद्वारे के, बाबा लखा सिंह, लेकिन किसानों को यह मंजूर नहीं था। हालांकि उन्होंने साफ किया, सत्कार पूरा है, सम्मान पूरा है, लेकिन बातचीत हम ही करेंगे और रास्ता सरकार और किसानों की सीधी बातचीत के जरिए ही निकलेगा। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किसान आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में लंगर के खाने को लेकर भी अच्छी खासी चर्चा होती है, क्योंकि अक्सर इन तमाम जगहों पर जहां किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वहां पर लंगर का खाना। 14 अक्टूबर, वो तारीख याद हो अगर आपको, सबसे पहली बातचीत जब सरकार और किसान नेताओं के बीच में हुई थी, 14 अक्टूबर को हुई थी। तब भी किसानों ने सरकार के द्वारा जो लंच वहां पर दिया जा रहा था, नहीं खाया था खाना, और लंगर का खाना मंगाया था। लेकिन एक बार फिर से कुछ इसी अंदाज में आज, हालांकि इससे पहले एक दो बार देखा गया कि जो नेता थे, मंत्री थे, वही चले गए थे किसानों के साथ उनका खाना खाने के लिए। लेकिन अब हम आपको बताएं कि आज तो किसान नेताओं ने खाना खाया ही नहीं, आज वो दिन भर भूखे रह गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल की, तमाम वो मंत्री सरकार की तरफ से जो लगातार कोशिश में अड़े हुए हैं। सरकार अड़ी हुई है और 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं जिस लंगर के खाने की हम बात कर रहे थे। हालांकि आज की 8वीं दौर की बातचीत में किसान भूखे रह गए पूरे दिन, खाना ही नहीं खाया दिन में। पहले पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। कौन कहता है कि ये सिर्फ कहावत है? इसे किसान और सरकार की बैठक और बैठक के बीच के लंच से जोड़ लीजिए, कहावत सलीके से समझ आ जाएगी। चौदह अक्टूबर को किसानों और सरकार के बीच पहली बातचीत हुई। बैठक में तो कुछ नहीं निकला, अलबत्ता खाने पर चर्चा खूब हुई। किसान अपना खाना खुद लेकर आए थे। विज्ञान भवन के परिसर में किसानों ने लंगर चला दिया था। लंगर दूसरा दौर 13 नवंबर को आया। यहाँ भी बातें कम हुई, खाना ज्यादा चला। बातचीत के कुछ देर बाद ही लंच हो गया। किसानों ने फिर लंच में लंगर से आया खाना खाया। किसानों के साथ किसानों की बातचीत का न तो वेन्यू बदला और न ही खाने का ढंग। हर बैठक में उनका खाना लंगर से आता रहा। 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत के बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने भी किसानों के साथ लंगर का खाना खाया। एक बैठक के दौरान जब किसान नेताओं ने मंत्रियों के साथ लंगर खाया तो लगा कि इस बात से बात बन जाएगी और दोनों के बीच चला रहा गतिरोध भी टूट जाएगा। लेकिन 3 बिलों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है और किसान नेताओं ने उसके बाद से मंत्रियों के साथ लंगर भी नहीं खाया। 4 जनवरी को सरकार के साथ 7वें दौर की बैठक के बाद जब लंच हुआ तो किसानों ने काफी वक्त वहीं बिता दिया। लेकिन आज बैठक के बाद किसान लंच के लिए गए ही नहीं। पोलोमी साहा और हिमांशु के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो इस आंदोलन के दौरान जितनी चर्चा सरकार और किसान नेताओं के बीच की बातचीत की हो रही है, अक्सर उस खाने की भी, लंगर की भी, जो इस आंदोलन में किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब सियासी मोर्चा भी तमाम नेता संभाल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के नेता, ने सरकार को घेरा है। कह रहे हैं इतनी अड़ियल सरकार, बेदर्द बेरहम सरकार है ये। देखिए, मरेंगे या जीतेंगे, इस संदेश के साथ किसान नेताओं की बैठक सरकार के साथ खत्म हो गई है। 15 जनवरी को अगली बैठक है। रणदीप सुरजेवाला जी, क्या आपको लगता है सुलह होगी? कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री इस ओर इशारा कर रहे हैं। मोदी सरकार इतनी निष्ठुर, अहंकारी और निर्दयी क्यों है? आजादी के बाद ऐसी सरकार ना कभी हुई, शायद ना कभी होगी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 8 बैठक खेल चुकी है मोदी सरकार, परंतु बैठक खेलकर किसानों को थकाने का एक षड्यंत्र कर रही है। हम इल्जाम भी लगाते हैं और चेतावनी भी देते हैं। मोदी सरकार को, भाजपा को, किसानों को थकाना और भगाने की आपकी नीति बंद कीजिए।
3 काले कानून खत्म करिए। और खट्टर साहब ने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा है? उन्हें मालूम है खेती क्या होती है? वो केवल लाठियों और गोलियों और सड़कें खुदवाना जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 काले कानून खत्म करने पड़ेंगे। किसान मरेगा नहीं, किसान जीतेगा। ना किसान भागेगा, ना किसान थकेगा और ना किसान रुकेगा। भाजपा को यह जान लेना चाहिए और चेतावनी माने, 3 काले कानून वापस ले। ये चेतावनी क्या किसानों की तरफ से आ रही है या कांग्रेस की तरफ से? और महत्वपूर्ण ये भी है कि 26 जनवरी आने वाली है, 15 जनवरी को अगली राउंड है बैठक की। लगातार सरकार पर दबाव बन रहा है, उसके बावजूद भी बातें जो है वो टलती जा रही। ये चेतावनी इस देश के 130 करोड़ लोगों की है, इस देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं की है। हम पहले किसान हैं, फिर हम दल के सदस्य भी हैं और देशवासी भी हैं। तो सबसे पहले देशवासियों की ये चेतावनी है। अगर आप अन्नदाता को लात मारेंगे, अगर आप अन्नदाता को थकाने, भगाने, बैठक बैठक खेलने, तारीख पर तारीख देने की नीति अपनाएंगे तो फिर दिल्ली का दरबार चल नहीं पाएगा। इसलिए दिल्ली का दरबार जान ले, ना वो थका सकेंगे, ना भगा सकेंगे और ना किसान को रोक पाएंगे। इस तरह का इशारा कहीं है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। जो खट्टर साहब कह रहे हैं कि ये कानून वापस लेने की बात तो सिर्फ मीडिया के लिए किसान नेता कर रहे हैं और बल्कि पर्दे के पीछे सुलह चल रही। खट्टर साहब को मुझे नहीं मालूम क्या पता है, परंतु मोदी सरकार की तरह देश का किसान बेईमान नहीं। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बॉलीवुड की झांसी की रानी, लेकिन राजद्रोह के केस में आज उन्हें मुंबई पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। यानी ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, कम से कम मुंबई पुलिस और कंगना रनौत के बीच। और कंगना रनौत ने इस बीच कहा कि देश को उनका साथ देना चाहिए। देखिए। कंगना की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब राजद्रोह के केस में कंगना रनौत को थाने बुलाया। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक। कंगना पर नफरत और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप। कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ दर्ज हुआ केस। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। कंगना बोली, उन्हें जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। तो कंगना रनौत देश से साथ मांग रही हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार उन्हें टारगेट कर रही है। लेकिन आज जब वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पेश हुई पुलिस के सामने, एकदम हीरोइन स्टाइल का आत्मविश्वास जिसके साथ वो वहां पर पहुंची। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि जब राजद्रोह के केस में बॉलीवुड की झांसी की रानी को पुलिस के सामने पेश होना पड़ा तो क्या हुआ। पिछले 4 महीने से चली आ रही कंगना रनौत की कानूनी लड़ाई आज कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को थाने तक खींच लाई। जी हां, कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस लगा है और इसी के चलते वो मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश हुई हैं। ये पूरा देश जानता है कि कंगना रनौत की महाराष्ट्र सरकार से लेकर महाराष्ट्र पुलिस से ठनी हुई है।
लेकिन जब कंगना थाने पहुंची तो वो आत्मविश्वास से भरी हुई दिखी। वो लगातार अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिला रही थीं। कंगना की पुलिस स्टेशन में सफेद लग्जरी कार से एंट्री होती है। सफेद साड़ी, हीरोइन वाला गॉगल और सेलिब्रिटी वाला अंदाज और Y+ सिक्योरिटी के बीच। ये देखकर रत्ती भर नहीं लगा कि वो पुलिस पूछताछ के लिए डरी सहमी हुई आई हैं। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आखिर कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस क्यों लगा है और किसने कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आज हम कंगना की इस कानूनी लड़ाई का पूरा बैकग्राउंड आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कंगना का एक और वीडियो जो अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना ने बड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि उन्हें जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है। नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। हम आपको बता दें कि कंगना पर बॉलीवुड में अपने ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। हम आपको कंगना के पिछले दिनों किए गए वो तमाम ट्वीट्स और वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन ये तमाम आरोप कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सईद ने लगाए हैं और उन पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके बाद बांद्रा कोर्ट के आदेश पर दोनों कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है और उन्हें पुलिस कार्रवाई में सहयोग के लिए कहा गया। इसी सिलसिले में कंगना और रंगोली से 2 घंटे पूछताछ की गई। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा दूं कि Y+ सिक्योरिटी के साथ जो आई थी कंगना रनौत, उनकी बहन रंगोली और फिलहाल उनके जो एडवोकेट है रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बस 2 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार कंगना रनौत और उनकी बहन बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली है। आपको बता दें ये जो पूरा मामला है वो राजद्रोह को लेकर है और बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको अरेस्ट की छूट है, लेकिन बांद्रा पुलिस स्टेशन का फिर भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा उनको बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है बॉम्बे हाईकोर्ट में वो 11 जनवरी को है, यानी कि सोमवार को। खबर ये भी है कि बांद्रा पुलिस के लगातार 3 समन देने के बावजूद भी कंगना और रंगोली जांच में शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और FIR को खारिज करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश भी दिया। उसी आदेश का पालन करते हुए कंगना और रंगोली थाने पहुंची। मुंबई हाईकोर्ट का एक ऑर्डर और मुंबई पुलिस के 3 समन लगे, जिसके बाद कंगना रनौत बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हुई। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो पहले ही कह चुकी हैं कि उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कंगना ने एक वीडियो जारी करके कोर्ट के सामने भी सवाल उठा दिए कि क्या ऐसा जमाना आ गया है कि यहाँ पर महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडिवल एज है जहाँ पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कंगना के कई वीडियोस और ट्वीट संभाल कर रखे हैं, लेकिन कंगना कह रही हैं कि उनके घर जैसे ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया और वो आवाज भी ना उठाएं। बांद्रा पुलिस ने अक्टूबर महीने में दोनों बहनों के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया था, जबकि 9 सितंबर 2020 को BMC ने
उनके घर पर बुलडोजर चलाया था। उसके बाद कंगना ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए थे। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो कंगना पर आरोप है कि अपने ट्वीट्स के जरिए वो नफरत फैला रही थी, अपने ट्वीट्स के जरिए वो धार्मिक भावनाएं आहत कर रही थी। लेकिन देखिए, ट्वीट्स तब किए थे जब उन पर, उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला था। माना यही जा रहा है कि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि जब उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया तब उन्होंने उद्धव ठाकरे से सीधा मुश्किल मोल ले लिया था। उन्होंने लगातार उन पर हमला किया था, एक के बाद एक ट्वीट्स किए थे। अब वही मामला कहीं राजद्रोह के मामले तक तो नहीं पहुंच गया है? बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बुलडोजर और हथौड़ों की चोट से कंगना के किले को ढा दिया। उधर कंगना ने वीडियो जारी कर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने वीडियो के साथ महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज भी किया और चेतावनी देते हुए ये भी कहा, अब तो राम मंदिर पर ही नहीं, कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। अभिनेता सुशांत राजपूत के सुसाइड के बाद कंगना ने बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू किया था। उस वक्त कंगना मुंबई में नहीं थी। इसकी लड़ाई यहां तक आ गई कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दे डाली, और इस पर कंगना ने संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई आने का चैलेंज दे दिया और 9 सितंबर मुंबई आने की तारीख भी फिक्स कर दी। कंगना ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मुंबई पीओके जैसी लग रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी थी कि दोबारा मुंबई ना आओ। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों? मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है। इसके बाद सबको अंदाजा हो गया था कि कंगना जैसे ही मुंबई लैंड करेंगी, घमासान तगड़ा होगा। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी लेकर कंगना मुंबई पहुंची तो उनके घर पर बीएमसी का बुलडोजर चल चुका था। इसके बाद कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर राम मंदिर और बाबर वाला प्रहार कर डाला। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हथौड़े और बुलडोजर की चोटों से कंगना के सपनों का घर टूटा था। कहीं मलबा, कहीं फर्नीचर, टूटा हुआ कंगना का किला पड़ा था। महाराष्ट्र सरकार के हमले को कंगना ने कैमरे में कैद किया और जमाने को दिखाने के लिए उसको पोस्ट कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि ये जो क्रूरता और आतंक है, इसके कुछ मायने हैं। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अब पुलिस कंगना के इन्हीं ट्वीट्स और बयानों पर पूछताछ कर रही है। उद्धव ठाकरे से अदावत के बाद कंगना वापस अपने घर लौट गईं और 29 दिसंबर को फिर से मुंबई लौटी और 9 दिन बाद कंगना की बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह के केस को लेकर पेशी हो गई। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो कंगना गुस्से से गर्म है, लेकिन मौसम अब सर्द हो चला है। खास तौर पर कश्मीर की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर मुश्किलें आ रही हैं। एक अस्पताल में तो ऐसी नौबत आ गई कि एक मां और उसका नया जन्मा बच्चा दोनों अस्पताल में फंस गए, लेकिन सेना के देवदूतों ने बचा लिया। देश की राजधानी कोहरे की चादर में डूबी है। दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है और ठंड भी कभी कम कभी ज्यादा हो रही है।
लेकिन कश्मीर में बर्फबारी से हाल बेहाल है। पूरी घाटी बर्फ से पटी पड़ी है। बर्फीले तूफान भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के सोपोर की हैं। भयंकर बर्फबारी के बीच सेना लोगों के लिए मददगार बन रही है। सोपोर के दुनिवर कैंप में एक फोन आता है। फोन पर मजीद अहमद बताते हैं कि उनकी पत्नी और उनका हाल में पैदा हुआ बच्चा अस्पताल में फंसे हुए हैं। उन्हें घर पहुंचाना है। बर्फ में एम्बुलेंस चल नहीं सकती। इसके बाद तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफर सेना के जवानों ने जच्चा और बच्चे को कंधों पर उठाकर किया। और अब आपको श्रीनगर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी जिधर देखो बर्फ ही बर्फ है। रास्तों से लेकर डल झील तक बर्फ का अंबार लगा पड़ा है। पूरे शहर में बर्फ को तेजी से किनारे लगाने का काम चल रहा है। कश्मीर घाटी में इस हफ्ते बर्फबारी हुई और अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से घाटी की तस्वीर ही बदल गई है। आज एकदम जन्नत का नज़ारा हर तरफ दिख रहा है। ये जो बर्फबारी थी इतनी सारी थी कि सरफेसेस पे कई दिनों तक रहेगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये बर्फ़ यहाँ डल झील के किनारों पे जमी हुई है और इस पूरे इलाके को खूबसूरत बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त इस बर्फ़ ने टूरिज्म इंडस्ट्री में एक नई जान फिर से लाई है कश्मीर घाटी के। लेकिन श्रीनगर में इस भयंकर बर्फबारी के बीच टूरिस्ट खूब आ रहे हैं और मौज मस्ती भी जमकर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सिटी है कश्मीर, और मैं सबको यहाँ पे एक बार तो आना ही चाहिए कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जैसा प्लेस इंडिया में कोई भी नहीं है। और कश्मीर में बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आई, और कश्मीर में लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, नेचुरल लोकेशन है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ था। तब से श्रीनगर में वीरानगी छाई थी। लेकिन 2020 का दिसंबर और 2021 की शुरुआत श्रीनगर वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। भयंकर बर्फबारी में तकलीफें तो हो रही हैं, लेकिन काम धंधे में ये तकलीफें छू मंतर हो रही हैं। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। 5 मीटर बर्फ की चादर तो केदार धाम में पाई गई है और इसी के साथ पूरे इलाके में भूस्खलन का खौफ बहुत ज्यादा लोगों में बैठ गया है। उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। केदारनाथ धाम के गरुड़ चट्टी से बर्फबारी के बाद का वीडियो सामने आया है। गरुड़ चट्टी में चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। सब कुछ जम गया है। अब चमोली की तस्वीरें भी देखिए। बद्रीनाथ से हनुमान चट्टी तक सड़कों पर बर्फ की 1 से 4 फीट तक चादर बिछी हुई है। चमोली में बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पहुंचे पर्यटकों को तो मजा आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। यही हाल उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद ठंड का प्रकोप तो है ही, साथ ही मोरी ब्लॉक में भयानक भूस्खलन हुआ है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ वाली मुसीबतों का अंबार लग गया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।